बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त मौजूद हैं। प्रोग्राम मुकाबिल में आज सियासत से मुताल्लिक़ बात चल निकलेगी। ख़ास तौर पर 16 अक्टूबर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। गुजरांवाला का जो जलसा है उसकी तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, क्या गुजरांवाला के जलसे के हवाले से जो आम तासुर दिया जा रहा है नून लीग की जानिब से, जलसा उसी हद तक कामयाब होगा, इसके ऊपर तज़किया हासिल करेंगे हारून से आपका। मगर इसके साथ साथ कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, 12 तारीख है और 12 अक्टूबर के हवाले से पहले भी बताया जा रहा था कि नून लीग की तरफ से मुख्तलिफ ऐसे शहर हैं जिनके अंदर छोटे छोटे जलसे किए जाएंगे, रैलियां निकाली जाएंगी। क्या ये तमाम चीज़ें मौजूदा हुकूमत के लिए साबित कर सकती है कि मौजूदा हुकूमत को अब घर जाना होगा? क्योंकि नून लीग ये बार बार दावा कर रही है कि अब हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। अपोजिशन और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो जो जलसे होंगे वो सिर्फ इसीलिए होंगे कि मौजूदा हुकूमत यानी कि इमरान खान साहब को घर का रास्ता दिखाया जा सके। इस सियासत में, इस माहौल में जब जलसे निकाले जाएंगे, जलसे होंगे, रैलियां निकलेंगी, ऐसी सूरत हाल में आज बड़ी एक अफसोसनाक खबर भी ये सामने आ रही है कि कोरोना के हवाले से जिस तरह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर कहा जा रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने इक़दाम किया, बड़े अच्छे तरीके से कोरोना की वबा को कंट्रोल किया। अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इन जलसों की वजह से पाकिस्तान के अंदर मजीद ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि कोरोना बढ़ सकता है। आज असद उमर साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि कोरोना की शरह पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। शेख रशीद साहब इस पे कह चुके हैं कि दहशतगर्दी का इम्कान है। फवाद चौधरी साहब इसके ऊपर कह चुके हैं कि कोरोना भी बढ़ेगा। सियासत किस तरफ जा सकती है इसके ऊपर बात करूंगी, मगर इसके साथ साथ आम आवाम की बात करूंगी। महंगाई का फॉलोअप आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया के ज़ाब्ते के हवाले से बात करेंगे, क्या ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए सोशल मीडिया पर, क्या तमाम चीज़ों पर पाबंदी वाहिद हल है या कोई फिर कायदे कवानीन भी बनने चाहिए। रोजवेल्ट होटल के हवाले से खास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। हारून साहब, सियासत के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। हंस क्यों रहे हैं आप? इतनी बेशुमार खबरें हैं, अब समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। देखें जी, रोजवेल्ट होटल का मामला ये है कि उसमें शकूक व शुबहात ज़ाहिर किए गए हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब के बारे में 2 हफ्ते से वो गायब हैं जी, और उनकी वो पोजीशन हुकूमत पे अब नहीं रही है। फैसल वावडा का भी यही है, इम्कान है फैसल वावडा की भी पोजीशन वो नहीं रही। उन्हें डिस्करेज किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा टीवी शोज़ में शरीक ना हो, और मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली काबीना में रीशफलिंग होगी और ये कुछ लोग पीछे चले जाएंगे। वो उनके बारे में ये कहा गया है, अब मेरे पास तस्दीक करने का कोई ज़रिया नहीं है, कि अमरीकी सदर के दामाद हैं कुशनर साहब, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और उसके इल्म हो गया। चुनाचे वो जो हैं कोई ज़्यादा पसंदीदा किरदार अब नहीं रहे इमरान खान के। और जब आपको पता है, जब वो नापसंद करना किसी को शुरू कर दें, तो जिस जहांगीर तरीन के मामले में ये हुआ। फैसल वावडा पे का मसला ये है कि वो दोहरी शरीयत का इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम ही है मैं कहूँगा, जब तक कोई साबित ना कर दे, और बाहर उनकी जायदादों का भी इल्ज़ाम है जी। और वो बहुत गैर मोहतात भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात। मसलन एक दफ़ा उन्होंने इरशाद फरमाया था कि 2 हफ्ते रुक जाओ जी, हाँ जी, मुलाजमतें ही मुलाजमतें होगी, करोड़ों मुलाजमतें पैदा हो जाएंगी। जोशीले हैं वैसे, जोशीले तो हैं। हाँ, अगर ये जोशीला होने को बहुत बड़ी खूबी है तो मैंने तो खूबी कहा ही नहीं, तो बहरहाल जोशीले ही हैं बस, और क्या है। वो तो सारी कौम का मिजाज ही है जज्बाती। शहबाज शरीफ साहब शादां खुश हैं और मैसेज उन्होंने भेजा एस्टैब्लिशमेंट को कि मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ, मैं मफाहमत के हक में हूँ। ठीक 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 है। अच्छा, और भी ख़बरें हैं काफ़ी, मसलन ये कि गिल बल्दिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो हमने अपने दोस्तों से पूछा जो उस पर नज़र रखते हैं, वहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं जायज़ा लेते हैं, वो कहते हैं 24 सीटों में से 13-14 सीटें PTI जीत जाएगी, और दूसरे नंबर पे होगी पीपल्स पार्टी। अच्छा, और तीसरे नंबर पे होगी नून लीग। और उसकी वजह सादा ये नहीं कि हफीज़ साहब ने काम नहीं किया जो वज़ीर आलत है, उनके बारे में तासुर अच्छा है। अच्छा, तासुर अच्छा है, सेंसिबल आदमी हैं, उन्होंने हुकूमत से भी रब्ता किया और वहाँ लोगों को लोन दिए। नवाज शरीफ साहब ने उनकी मदद की, वहाँ एक बड़ी सड़क बनाई गिलगित बल्तिस्तान में, एक बड़ी सड़क बनाई। अमूमी तौर पे उनका तासुर अच्छा रहा, लेकिन स्पीकर साहब समेत मेजॉरिटी जो उनके कामयाब उम्मीदवारों को नून लीग उसने PTI को ज्वाइन की, वो यानी कि रिवायत बरकरार रहेगी, वफाकी हुकूमत ही उस तरफ जाएगी। अच्छा, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी अगरचे फारूक हैदर की परफॉर्मेंस बुरी नहीं रही है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की रवायत यह है कि वहाँ दूसरी बार हुकूमत में आता कोई नहीं। अच्छा, 1970 से तो मैं देख रहा हूँ जो वज़ीर आज़म एक दफ़ा आता है, दूसरी दफ़ा नहीं आता।
अगर उस पार्टी ने हमें आना भी है तो उसका तरीका ये कि वज़ीर-ए-आज़म बदल दिया जाए, क्योंकि कश्मीरियों में एक बेचैनी और इस्तराब बहुत है। मैं तलबन का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँ, तलबन वज़ीर-ए-आज़म साहब में बहुत है, फारूक हैदर साहब में, और लड़ने मरने के लिए हर वक्त तैयार है, आमादा फसाद हमेशा रहते हैं, जज्बाती भी काफ़ी हैं। भाई ज़ाहिर है जज्बाती आदमी लड़ने मरने के लिए तैयार होता है। वहाँ भी कमों बे यही सूरत है, लेकिन अभी आज़ाद कश्मीर के बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वहाँ क्या हो सकता है, फाइनली क्या होगा। तो अफ़गानिस्तान के बारे में ख़बर यह है कि नहायत खामोशियों के साथ चीनियों ने बड़े रास्ते बना लिए हैं और इन्वेस्टमेंट काफ़ी कर दी है और ऑफ़र भी कर दी है। अच्छा, अभी उसकी तफसीलात चंद दिनों में सामने आएंगी। आप इतनी बड़ी खबर अफगानिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए वो तैयार हैं। हाँ। लेकिन देखिए वो चीनियों में एक बहुत अच्छा फैसला उन्होंने किया कि किस कीमत पर इन्वेस्टमेंट, अमन कायम रहे यहाँ पे, यहाँ पे अमन कायम हो। अदरवाइज तालिबान से भी उनका राब्ता है, अशरफ गनी से भी राब्ता है, अब्दुल्ला से भी राब्ता है, तमाम ग्रुपों से उन्होंने राब्ता कायम किया कि अमन का। उन्होंने क्या, वो माइनिंग में इंटरेस्टेड है वहाँ पे, और वो सी पैक के तहत वहाँ 100-200 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने में भी इंटरेस्टेड हैं अगर अमन हो, इसलिए कि सेंट्रल एशिया का दरवाज़ा खुलता है ना। अब इंडियंस क्या कर रहे हैं वहाँ पे, इंडियंस कोशिश कर रहे हैं ईरान को साथ में लाएं और रूस को साथ में लाएं अमेरिका के खिलाफ। लेकिन ईरान जो है उस पर चीन का इन्फ्लुएंस है, और ईरान जो है वो चीन के खिलाफ क्यों जाएगा, और पाकिस्तान के खिलाफ जो खबरें आई हैं सरमायाकारी से मुतालिक, उसके बाद तो बिल्कुल कितनी 8-10 खबरें मैंने आपको दे दी। अब इसमें से जिसकी तफसील पूछनी, गुजरांवाला के जलसे से शुरू करें। तो प्रेडिक्शन गुजरांवाला के जलसे पे कर दे हारून साहब, मैं तो चाह रही थी कि आप वहीं से शुरू करें। बात ये है, लोग कह तो ये रहे हैं कि कोई जोश खरोश इतना नहीं है, यानी गुजरांवाला से एक तो अशरफ अंसारी साहब नाराज हैं, MP जो हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, और उस्मान इब्राहिम जो है वो भी अंसारी बिरादरी से बड़ी बिरादरी है, अंसारी बिरादरी, और बड़े अच्छे वेल मैनर्ड शाइस्ता लोग हैं अंसारी बिरादरी गुजरांवाला में, और काफ़ी मतलब उस्मान साहब की भी बड़ी इज्जत है। अशरफ अंसारी साहब के बारे में भी तासुर बहुत अच्छा, तो ले ली वो नाराज है। अच्छा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं थी, लोग कहते बहुत जोश व खरोश नहीं से, और खुर्रम दस्तगीर जो है वो बहुत भाग दौड़ कर रहा है। खुर्रम दस्तगीर के कहने पे कितना पैसा गुजरांवाला पे खर्च किया गया आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। 800-900 करोड़ रुपए, 725 करोड़ का तो एक पुल बना, फिर शहर में भी पुल बना, उनका तो सर्वाइवल इसी में है, वैसे वो गढ़ है तो होना ही है का। और अगर खुर्रम दस्तगीर ने पैसे नहीं बनाए इन पुलों में से तो मुझे ताज्जुब है, मुमकिन नहीं बनाए हों, लेकिन बड़ी हैरत अंगेज़ बात होगी, क्योंकि ये तो रवाज तो यही था, शियार तो यही, करीना तो यही था। और देखिए अगर मुस्लिम लीग को सरवाइव करना है और प्रेशर बढ़ाना है तो वो फैसलाबाद से, साहिवाल से, ओकाड़ा से, इर्द गिर्द गुजरांवाला के बहुत थिक पॉपुलेशन है, खुद शहर से भी, शेखुपुरा से भी, और तमाम सियालकोट से भी, हर जगह से, लाहौर से भी लोग लेके जाएंगे। लेकिन और कोशिश करेंगे कि वो जना स्टेडियम जो है जिसकी अभी इजाज़त नहीं मिली, तो वो मैंने उसको पूछा कि भाई इनके बैनर क्यों उतार दिए, क्या मतलब है। बैनर लगाया उन्होंने कहा इसकी फीस होती है, इसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, बाकायदा इजाज़त के बाद ये मामला होता है। और एक आध दिन पहले जैसा कि रवायत है वो इजाज़त देंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है अगर कोई झक न मारी हुकूमत ने, वो तो तैयार, कोई चवल न मारी, अच्छा, तो और जलसा आराम से करने दे। देखिए कि सादतुल्लाह खां एक SSP होते थे उस वक्त, तो इसी दर्जे का लेवल का आदमी शहर चलाता था। वो जजालक यहाँ आए, मोहतरमा बेनज़ीर को यहाँ आना था, और जुनेजो साहब और जजालक ने पूछा कि क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा बहुत बड़ा जुलूस होगा, बहुत बड़ा जुलूस होगा, लेकिन हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। उन्होंने कहा सादतुल्लाह खां साहब ये आप क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान जुलूस होगा और हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उन्होंने कहा सर हमें उनसे उलझने की क्या ज़रूरत है, वो अपना जुलूस निकालें, हम डिस्टेंस पे रहें। वो जुलूस निकाल के मीनार पाकिस्तान चले जाएं, वहाँ तकरीर, बड़ी शानदार तकरीर की थी बेनज़ीर ने, मुझे याद है।
और बहुत ही एक मरूबियत का आलम था, वो अपना जलसा जुलूस करें, अपना बुखार निकालें, उनका हक है। तो हमें उनसे उलझने की क्या ज़रूरत है? उसका ये फ़िक्रा कोट किया जावलक ने, उसका नाम लेकर होता नहीं ऑब्वियसली, मगर ये कहा कि भाई करें, जलसा करें, जुलूस करें। बाकी मैंने आपको अभी इमरान खान साहब भी टक्कर लेने के मूड में नहीं है, वो कहते हैं ठीक है आए, जलसा करें, मगर कानून के दायरे में रहते हैं। मूड में होते हैं। मैं नहीं कह सकता कि फाइनल पॉलिसी क्या है। ये जो गद्दारी के मुकदमात वापस लिए, सभी से अच्छा किया, ये नहायत ही एक बचगाना हरकत थी। इख्तलाफ और चीज़ है, कानून की खिलाफ वर्जी और चीज़ है, गद्दारी वो आखिरी चीज़ है जिसका आप किसी पर इल्जाम लगाते हैं। इसके ऊपर भी हारून साहब बात होगी, मजबूत बात करेंगे। मुझे ताज्जुब होगा अगर ये फैसलाबाद से, साहिवाल से, उकाड़ा से, वजीराबाद से, सियालकोट से, गुजरात से लोगों को लाहौर से लोगों को लेके न जाएं और उस जलसा का को न भरें। और ये अब कायरा साहब भी तो लाला मूसा रहते हैं, कहते हैं कायरा साहब भी बड़ी तादाद में लोगों को निकाल सकते हैं और बाकायदा दावत दी गई है गुजरांवाला के अंदर के सब लोग आ पाएं। तो कायरा साहब, वो तो बिलावल साहब के बारे में तो अभी तक तो यही है कि कंफर्म नहीं हो रहा उनका आना। अब्बासी साहब ने तो दावत दी है उन्हें, नहीं, दावत देने से खाली थोड़ी होता है, सिर्फ दावत देने से तो उन्होंने अपने मफादात भी देखने। भाई इनकी पॉलिसी ये है कि असम्बलियों से मुस्तफ़ी हुआ जाए, वो माहौल पैदा कर दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने मोहतरमा मरियम नवाज की मौजूदगी में कहा कि हमारी ये सियासत नहीं है, हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, हम आइन की हुदूद में सियासत करना चाहते हैं। और कितने लोग तैयार होंगे वो माहौल पे डिपेंड करता है कि क्या वो माहौल वजूद में आता है, क्या सिर्फ ये यहाँ के जलसे का मसला नहीं है। देखिए उन्होंने कहा है कि भाई आप यहाँ जलसा कर रहे हैं, हमारा तो कारसाज का सानिया हुआ तो हम तो वहाँ जलसा करना चाहते हैं कराची में। इन्होंने बाकायदा उनको दावत दी है कारसाज के लिए। बुनियादी तजाद है पीपल्स पार्टी और इनके मफादात में, वो सिंध की हुकूमत क्यों छोड़े, ये सवाल बार बार किया जा रहा है। जरदारी साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वैसे अभी लेकर गए, अभी कोई 20-25 मिनट पहले उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। सेहत दे उन्हें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। हालत उनकी अच्छी नहीं है, मतलब ये तो कोई खतरा तो मेरा ख्याल जान का खतरा तो नहीं है, मगर लेकिन बहरहाल अब वो बुझ रहे हैं। अब वो कई बीमारियां इकट्ठी हो गई हैं और जहनी दबाव भी बड़ा शदीद है। ठीक है, अभी हारून साहब ये जलसे निकलेंगे, शेख साहब काफ़ी दिन पहले भी ये बात कर चुके हैं कि दहशतगर्दी हो सकती है। कल मौलाना आदिल साहब की जो शहादत हुई है उसके बाद पाक आर्मी की तरफ से भी कहा गया कि ये अमन को सबूटाज करने की भारत की कोशिश है। आपको लगता है खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है इन जलसों की सूरत में? कोरोना के ऊपर तो बात करेंगे। देखिए जी, अगर अपोजिशन से हम ये मुतालबा करेंगे वो जलसे जुलूस न करें, ये तो एक गैर जमहूरी बात है, ये एक बेउसूली की बात है। इन्हें पूरा हक है कि वो जलसे भी करें, जुलूस भी करें, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि दुश्मन इस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। इंडिया अपने अज़ाइम से क्यों दस्तबरदार होगा? ऐसी सुनहरी अपॉर्चुनिटी उसको मिले। देखिए मुस्तफ़ा कर का जलसा था, जब वो भुट्टो साहब से नाराज़ हो गए 74 में, उन्होंने सांप छोड़ दिए थे उसमें। ये तो यानी लोकल पॉलिटिशियन एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, तो किस ने किस के साथ क्या नहीं किया और क्या कैसे कैसे जुमले जो कोट ही नहीं किए जाए, जो बेनज़ीर ने एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के बारे में कहे और ये जो कुछ उनके बारे में कहते थे, हाँ जी, गद्दार से कम तो कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। अब ये सारे लिबरल प्रो अमेरिका और प्रो इंडिया जो हैं वो इकट्ठे हो गए और कह रहे हैं जी गद्दार न कहें, और गद्दार नहीं कहना चाहिए गद्दार, ये बात ठीक है, लेकिन हालत आपकी ये है कि टके के लिए आप इनके मोहताज हैं। और अब आपको नवाज शरीफ के अंदर बड़ी हुर्रियत नज़र आती है, ये वही नवाज शरीफ था जिसके आप मुखालिफ थे। बहरहाल वो तो इंडिया देखें, कोरोना के भी फैलने का खतरा है, मौजूद है, ठीक है। अब हम ये कहें अपोजिशन से कि भाई आप इसके जिम्मेदार होंगे, तो ये भी कुछ अजीब वो कहेंगे कि भाई ये तो हुकूमत की हमायत में कर रहे हैं बात। लेकिन ये है कि बहरहाल अगर ये नहीं मालूम 10,000 आदमी जमा होंगे, 20,000 आदमी जमा होंगे, शायद इससे भी ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर उनमें 0.01% भी, देखो कोरोना जो है तकरीबन 1.5-2 गुना तो हो चुका। 6 से हम बात आज 12 हो गई है, 5-6 तक चली गई थी, तो कोरोना तो फैलेगा, इसमें तो कोई शुबा नहीं। और वो चेहलम पे इंडिया वाले कुछ नहीं कर सके तो मौलाना आदिल की शहादत, आदिल की मौलाना डॉक्टर आदिल, और वो उनकी जो तस्वीरें आई हैं, एक आज जो तकरीर उनकी सुनने में आई है, तो वो नज़र आया कि वो बहुत ही ग्रेसफुल और बावकार आदमी थे
और वो उन लोगों में नहीं थे जो कभी भी किसी तरह की भी इंतहा पसंदी की, जिन्होंने ज़र्रा बराबर भी हौसला अफजाई की हो। अब जब ऐसे आदमी को टारगेट किया जाता है तो हदफ क्या है? यानी जो मोतदल मिजाज आदमी है, खुशगवार आदमी है, इत्तेहाद चाहता है, फितना व फसाद का मुखालिफ है, लोगों को तलकीन, उसको टारगेट करने का क्या मतलब है? ताकि जब उसको टारगेट किया जाएगा तो बरहमी ज़्यादा होगी, इश्ताल फैलेगा। इंडिया का टारगेट है यहाँ पे। इस मुल्क के लीडरों को खुदा अक्ल दे, इनकी समझ में दो बातें कभी नहीं आई कि एक आम आदमी की ज़िंदगी कितनी तकलीफ दे है पुलिस के और निचली अदलिया के हाथों और पटवार के हाथों और सरकारी सिविल सर्विस के हाथों, और दूसरा ये दुश्मन के अज़ाइम क्या है। मुझे एक लीडर इस मुल्क में ऐसा नज़र नहीं आता जो इंडिया के अज़ाइम को समझता हो। इसी से वो खला पैदा होता है, अलावा और चीज़ों के, जिसमें फ़ौज का रास्ता बनता है, जो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। कभी तारीख़ इंसानी में किसी माशरे की अफजाइश नहीं हुई सही मानों में जिसमें फ़ौज इक़्तिदार में रहे या उसके कहने पे फैसले किए जाएं, इसलिए कि तरक्की का ताल्लुक इंसानी आज़ादी से होता है। जितनी आज़ादी होगी उतनी सलाहियत बुरा है। कोई इसराइल ने इतनी तरक्की की है, इतने से मुल्क ने, या दूसरे मुल्क ले लें, मलेशिया वगैरह में, दूसरे किसी भी कंट्री को ले लें आप, जहां आज़ादी है, जहां आदमी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो ये इनकी समझ में नहीं आती, हर वक्त इक़्तिदार के लिए लड़ते रहते हैं और हर वक्त एक दूसरे को तबाह करने के ख्वाब देखते हैं और नतीजे में सब के सब तबाह हो जाते हैं। सब तबाह हो जाते हैं। चले, मैं हारून साहब एक ब्रेक की तरफ चलती हूँ। जब ब्रेक से वापस आऊँगी गुफ्तगू से आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से आपने बात की है, फवाद चौधरी साहब ने बड़ी तकलीफ से कुछ बातें की हैं तशद्दुद के हवाले से, PDM की जो तहरीक है और इस तहरीक के नतीजे में निकलने वाले जलसों के हवाले से। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। फवाद चौधरी साहब से बात आगे बढ़ाते हैं। हारून साहब, उन्होंने कहा है कि जी अपोजिशन तहरीक में मदरसे के जो बच्चे होंगे उनका डंडा बरदार जुलूस निकाला जाएगा। इस तहरीक का पुरतशद्दुद होना बाइदुस क़यास नहीं है। असल चैलेंज जो है वो मज़हब कार्ड है जिसका इस्तेमाल किया जाने वाला है। मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने भी यही कहा है कि अपोजिशन तहरीक के अंदर मदारिस के तलबा को मुलव्विस ना करे। ये ख़ुद तो इस्लाम के दुश्मन है, मुल्क के दुश्मन है, उन बच्चों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, गुजारे ये है, मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया कि पुलिस जितना डिस्टेंस पे रहेगी और जितनी कम मुदाखलत करेगी उतना बेहतर है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो डंडा बरदार जुलूस का अंदेशा ही है या वो वाकई निकालेंगे और वो वाकई तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेंगे। वैसे देखिए, किसी को पसंद नापसंद करना दूसरी बात है। मौलाना फजल रहमान ने तशद्दुद का रास्ता कभी इख्तियार नहीं किया है। 77 की मूवमेंट में हुआ, यहाँ जामिया अशरफिया में उनके मकतब फ़िक्र का एक इजलास हुआ जिसमें बहुत बड़ी तादाद ने कहा कि जहाद का ऐलान करना चाहिए, अफ़गानिस्तान की तरह मुकाबला करना चाहिए और फ़ौज को डिफीट करना चाहिए और यहाँ वैसे ही निज़ाम कायम करे। उसकी मौलाना फजल रहमान ने मज़ाहमत की, 2-3 बार उन पर हमला भी हुआ, खुदकुश हमला भी हुआ। जी। इसलिए मैं इस बात के बारे में नहीं राय दे सकता कि वो तशद्दुद महज इनका अंदेशा है या एक अफसाना है या कोई ऐसा वाक़या है। बहरहाल तशद्दुद की मौलाना फजल रहमान से कोई तवक्को नहीं रखता, पहले भी लेके आए, लेकिन बहरहाल मदारस के तलबा को वो कमिटमेंट नहीं कर रहे पक्की। ये मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा भाई आप अपने इस्तीफे दें, जो असल कार्ड है। देखिए, बड़ा कार्ड तो इस्तीफों का, अगर इस्तीफे दे दें तो नए इलेक्शन की राह हमवार हो सकती है। तो बहरहाल अगर पुलिस, अगर देखिए, उन्हें एहतजाज को, मुजाहिरीन को लाशें चाहिए होती हैं। जो लोग हुकूमतें बदलना चाहते हैं उन्हें लाशों की ज़रूरत होती है। अब ये इनका काम है। पंजाब पुलिस में उनके लोग मौजूद हैं नून लीग के, ये बात याद रखिए, और वो उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 के लगभग पुलिस अफसरों के गुजरांवाला डिवीजन में तबादले हुए हैं और उसका भी जो मेरा ख्याल है CPO क्या होता है, DPO, उसका भी एक का सीनियर अफसर का भी तबादला हुआ। एहतियात तो ये कर रहे हैं, लेकिन असल एहतियात ये है कि हुकूमत की तरफ से कतन कोई तशद्दुद नहीं होना चाहिए। ये अपोजिशन का हक है कि वो एहतजाज करे,
अपोजिशन को आप एहतजाज के हक से नहीं रोक सकते। कानून तोड़ने पे जेल भेजा जाएगा। देखो कानून तोड़े ना, अगर कोई कानून तोड़े तो वो दूसरी बात है। ये जो कन्फ्रंटेशन की फिजा है ये हुकूमत को कभी सूट नहीं करती। नरमी करें, फासला बरकरार रखें, कैथारसिस का मौका दें, लोगों को मौका दें कि वो अपना बुखार निकाल सकें। इसलिए कि लोगों का क्या दुख नहीं है लोगों के। देखिए क्या कोई भी रहा हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान ही कह रहे हैं, उनका जाती मसला नहीं है, बिलावल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरदारी साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या यह वाकया नहीं है टमाटर 200 रुपये किलो हो गए, 200 रुपये किलो तक हो गए, और इसलिए हो गए। ये 150 रुपये है, क्या भाव है? अरुण साहब भाव हर रोज बदलता है, बदल जाता है। बताऊं? अच्छा, 200 तक दालें महंगी हो गई, गोश्त जो है जो खाने के काबिल गोश्त है 1400 रुपए किलो बिक रहा है। कह रहे हैं कि 44 रुपीज 44 रुपीज जो है वो 2-3 दिन के अंदर मुर्गी के गोश्त के ऊपर बढ़ गए, इजाफा हो गया है। अंडे महंगे हो गए हैं, महंगे हो गए। ये तो हो गए अंडे, जिसने सारा दिन सर पे टोकरी रख के ईंटें ढोई हैं और 500 रुपये मजदूरी लेके घर पहुंचा है, उसके लिए आटा खरीदना कितना मुश्किल हो गया है। आलू 100 रुपए किलो तक बिके हैं। 20 किलो का आटा जो है वो मार्केट में मिल नहीं रहा, 10 किलो का नहीं मिल रहा साहब। अच्छा, अब आपने 2 काम जो करने के थे, इस मुल्क का दिफा करना, इसको इंडिया के अज़ाइम से महफूज रखना, उसका कभी सियासतदानों ने पूरी तरह इदराक नहीं किया और कभी ये नहीं महसूस किया कि एक आम आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। हमेशा ही मुश्किल थी। देखिए अब जो आप कर सकते हैं वो तो करें ना। वो वाकया मैंने आपको पहले सुनाया था, फिर सुनाता हूँ 2 वाक़यात। एक जनाब उमर का, फारूक आजम का। एक आदमी है, उसने कहा मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है। अरे बड़े गरीब थे वो, तो दौलत तो मुसलमानों के पास बाद में आई। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं वरना तुम्हें देता। तो उस आदमी ने, उस बद्दू ने कहा उमर खुदा को क्या जवाब दोगे। ये तीर की तरह उनके दिल पे ये जुमला लगा कि ये मेरी रियाया है, मैं इसको जिम्मेदार हूं। उन्होंने अपना कुर्ता उतारा और उसे दे दिया। इसी तरह जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज का वाक़या है कि वो टैक्स माफ़ करते चले जा रहे थे, नरमी कर रहे थे, ख़ासतौर पर नौ मुस्लिमों से। उम्बी जो है, ये उम्बियों की 2 आदात जो हैं ऐसी हैं कि जिसकी वजह से उन पर हमेशा यानी फटकार ही रहेगी। सही लफ्ज़ फटकार ही होने चाहिए। एक 9 मुस्लिमों से जजिया लेते थे। भाई जो उसने इस्लाम कबूल कर लिया, जजिया का क्या सवाल है? ठीक है, वो मुसलमान है, वो फौजी खिदमत, वो तो फौजी खिदमत अंजाम न देने का वो है। और दूसरा जनाब अली करमुल्ला वजहो और उनकी औलाद के बारे में नाज़िबा कलमात कहना और उन पर वो करना, और उससे जो फसाद पैदा हुआ वो आज तक ख़त्म नहीं हो सका। लोगों की समझ में ये बात नहीं आती। तो गुजारे ये है कि उनसे उन्होंने कहा ये टैक्स कम करो, टैक्स ज़्यादा है, लोग तकलीफ़ में हैं। अजीब बात यह है कि आमदन बढ़ने लगी, लोग खुशी से टैक्स देने लगे। एक दिन किसी ने शब को कहा, रात को देर तक बैठते थे, नींद उनकी कम थी, किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन ख़जाना खाली हो जाएगा। उन्होंने, जलाल बहुत था उनमें, वो ज़ाहिर बहुत कम होता था, कहा मैं यही चाहता हूँ कि ख़जाना खाली हो जाए और मैं इसमें झाड़ू दे दूँ। ये ख़जाना किसके लिए है? ये सिविल सर्विस किसके लिए है? जो अगर आधी भी हो, तमाम एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिविल सर्विस को अगर आधा कर दें बतदरीज, ज़ाहिर रातों रात आप घर नहीं कर सकते, तो इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। ये पटवारी किसके लिए लगाया गया था? ये पुलिस किसके लिए है? आम आदमी की ज़िंदगी उजेरन करने के लिए? ये अदालत किसके लिए है? जिसका अहलकार रिश्वत लिए बगैर तारीख नहीं देता, और देता है तो दूसरे से ज़्यादा रिश्वत लेकर बदल। मुझे एक जज ने मैसेज भेजा इटली के, जज ने वकील के ज़रिए, कि मुझे 1 लाख रुपए की ऑफ़र है इस मुकदमे में और 1,20,000 रुपये आप दे दें, मैं आपके हक में फैसला दे देता हूँ। मैंने कहा अपने पास रखो इस फैसले को। हाँ जी, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। हाँ जी, बात यह है कि आम आदमी की ज़िंदगी, अब ये कहते हैं महंगाई की तरफ आए, अब ये कहते हैं महंगाई की वजूहात मालूम करेंगे। आपको मालूम नहीं है महंगाई की वजूहात? 2 साल में पता नहीं चल सकी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। पहली बात तो यह पैदावार कम है, 4 खराबियां हैं हमारे तर्ज़ ज़राअत में। ज़मीन हमवार नहीं है, पानी कहीं खड़ा हो जाता है और कहीं पहुंचता ही नहीं, कहीं पहुंचता ही नहीं है। लेज़र लेवलिंग नहीं, दुनिया में ये तमाशा और कहीं नहीं है।
पेस्टिसाइड्स मिलावट शुदा हैं और सही वक्त पे और सही कीमत पे नहीं मिलती। खाद जो है उसमें भी गड़बड़ होती है, वो भी सही कीमत पे बर वक्त नहीं मिलती, वो आड़ती के जरिए लेनी पड़ती। आप आसान कर्जा क्यों नहीं देते किसान को? और बहुत से अच्छे काम किया ये मोहतरमा सानिया नश्तर ने जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अभी आप उस छोटे किसान को क्यों नहीं देते? अच्छा, आड़ती उसको महंगा, हर चीज खाद महंगी देता है, पेस्टिसाइड्स महंगी देता है, करम कुश अदबियात, बीज महंगा देता है। अच्छा, बीज आप जो है वो न बना सके गंदम का अच्छा बीज और ना बना सके कपास का, तो पैदावार अच्छा, मसलन 1000 किलो टमाटर पैदा होता है, मसलन लाहौर के इर्द गिर्द फर्ज कीजिए 10,000 किलो टमाटर पैदा होता है, आधा तो रोक लिया जाता है, वो तो चला जाता है सर्द खाने में, कोल्ड स्टोरेज में चला जाता है। आड़ती उसको छुपा लेते हैं। जब सप्लाई कम हो जाएगी, भाई आपको पता नहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी है हो रही है, और ये स्पेशल ब्रांच और ये IB और ये सारी एजेंसियां किस चीज़ के लिए हैं? आपको कहते हैं जी वो उसका इजलास बुलाएं अपना टाइगर फोर्स का। अभी टाइगर फोर्स क्या करेगी? कल अहम टाइगर फोर्स की तरबियत नहीं है, कल अहम फैसले होंगे। टाइगर फोर्स से वो काम लें जो काम वो कर सकती है। वो तो कहते हैं टाइगर फोर्स सब काम कर सकती है। क्या कर सकती है? बस देखिए, वो जाएंगे, फर्ज कीजिए दुकानदारों के पास, खुदा न खास्ता उसमें झगड़ा होता है, तू मैं होती है। आपको मालूम है ऑलरेडी सिचुएशन क्या है? ताजर बैंकों में पैसे ही नहीं जमा करा रहे, तंग आए हुए हैं। पैसे 70-80% लोगों ने घरों में रखे। कराची में तो मैंने ये देखा है, मालूम क्या है, यानी कि लोग जो हैं वो चिटों पर लेन देन करते हैं सेठ, और मकान किराए पे लिए हुए हैं, उनमें पैसे रखे हुए हैं, बैंकों में पैसा नहीं रख रहे। इतना खौफ फैला दिया आपने। पैदावार बढ़ेगी, आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, कोई प्लानिंग 2 साल में आपने उसके लिए की? 3% की शरह से तो आपकी आबादी बढ़ रही है, बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा रहे। अच्छा, आपको ये मालूम नहीं है कि स्मगलिंग हुई है गंदम की बड़े पैमाने पे? आपको ये मालूम नहीं है कि आपने इजाज़त दी चीनी एक्सपोर्ट करने की? वैसे चीनी 110 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है हारून साहब। तो ये असबाब का क्या तयन करेंगे? और इसी सिविल सर्विस से काम लेना होगा। ये पैरेलल गवर्नमेंट नहीं आप बना सकते। देखिए, ताकत एक खौफनाक चीज़ है, इमरान खान साहब को मालूम होना चाहिए। जिस आदमी को इख्तियार देते हैं उसमें ताकत के इस्तेमाल का जज्बा पैदा होता है, वो खुद को दूसरों से सुपीरियर समझता है, दूसरों को अपने सामने जवाबदेह समझता है, उससे खराबी पैदा होगी। इसी से सिविल सर्विस से काम लें, इसका प्लान बनाएं, दाना लोगों से मशवरा करें, अपनी टीम बेहतर बनाएं। ये बता दी, देखिए जी पैसा तो आड़ती ही ले जाता है। आलू एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि आलू 5 रुपए किलो बिक रहे हैं जी, तो मैंने अर्ज किया था कि इसमें खुश होने की कौन सी बात है, इसलिए कि 7-8 रुपए से कम तो उस पर कास्ट नहीं आती, तो 7-8 रुपए से तो उसके सिर्फ पैसे पूरे होंगे, उसकी मेहनत का सिला भी नहीं मिलेगा और कोई मुनाफा भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे गया, बिल्कुल ऐसे गया। वैसे अभी रोटी की कीमतें भी बताया जा रहा है उनसे बढ़ गई हैं। रोटी की कीमतें तो ऑब्वियसली बढ़ेंगी। जब 24 रुपए का थैला मिलेगा आटे का, अपना 1200 रुपए का है, नहीं इससे ज्यादा ऊपर चला गया हारून साहब, ऊपर चला गया। तो रोटी की कीमत तो बढ़ेगी। और रोटी की कीमत सिर्फ बढ़े नहीं, रात मैंने एक होटल पर खाना खाया तो पता चला कि चपाती इतनी पतली हो गई है कि बस ये कागज से कुछ ही ज्यादा भारी है। कितने की मिली वैसे हारून साहब आपको चपाती? मैंने नहीं पूछा, उससे पूछा नहीं, मगर ये खाना बहुत महंगा था। इतना महंगा था एक बहुत छोटे रेस्टोरेंट में कि मैं हैरान ही रह गया कि खाना इतना महंगा हो गया। तो आम आदमी तो फिर अंडे बहुत महंगे हो गए, मूंग की दाल बहुत महंगी हो गई, आलू महंगे हो गए, टमाटर महंगे हो गया, गोश्त महंगा हो गया, मुर्गी का गोश्त महंगा हो गया। अब तो हारून साहब मिर्चें भी बाकी नहीं रही, सस्ती नहीं, वरना 600 रुपए किलो मिर्चें, 600 रुपए किलो मिर्चें। आपको याद है मैंने वार्न किया था कि मिर्चें जो हैं उसकी फसल तबाह हो रही है ज्यादा बारिशों की वजह से। बिल्कुल याद है। तो ये उस वक्त उन्हें फिक्र होनी चाहिए। मिर्चें कौन सी मनों के हिसाब से इस्तेमाल होती हैं, अगर जरूरत की मिर्चें उस वक्त इंपोर्ट कर ली जाती हैं, मगर इनको हर चीज बाद में याद है। अब अपनी अपनी कुर्सी बचाने के दर पे इस वक्त हारून साहब, इसके बाद ही कुछ याद आता है। खैर, अब आपने बात की थी पुलिस के हवाले से भी, एक इनिशिएटिव CCPO लाहौर ने भी लिया है हारून साहब, उसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। कितना कारआमद साबित होगा? उमर शेख साहब कर पाएंगे? देखिए, टकराने जा रहे हैं उमर शेख साहब के बारे में मेरा ये ख्याल है, मैंने कागज पे एक दिन कुछ वो लिखे थे, उमर शेख साहब या तो एक लीजेंड बन जाएंगे या एक लतीफ़ा बन जाएंगे। बात बड़ी खतरनाक है हारून साहब। हाँ,
देखिए ना जी, 197 अफसरों के कवायफ उन्होंने मांगे हैं, 197 अफसरों के IB से जी। सिर्फ उसमें 38 DSP हैं, 24 इंस्पेक्टर हैं, 28 सब इंस्पेक्टर हैं। इनमें ये बात तो इनका इनिशिएटिव तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, ना तो ये बुज़दिल आदमी बुज़दिल लगता है और ना ये आदमी जो है गैर ज़हीन है, ये समझता तो है चीज़ों को। खराबी तो सारी लाहौर में पुलिस ने पैदा की है, बहुत बड़ा हिस्सा है, यहीं से शुरू कर रहे हैं वो। ये SHO ऐसे हैं जो अरबपति हो गए हैं। अगर ये आदमी पुलिस का मुहासबा करने में कामयाब रहता है, इसको सही स्पेशल ब्रांच IB इसकी मदद करती है, वज़ीर आज़म की सपोर्ट तो इसको हासिल है। देखिए, कोई दूसरा डॉक्टर शुएब सडल तो रोज़ रोज़ पैदा नहीं होता, ना दूसरा जुल्फ़कार चीमा रोज़ रोज़ आता है, जो दिलो जान से अपने मकसद को इतना अजीज़ रखते हैं कि शहर से शाम तक उन्हें एक ही फ़िक्र होती है। वो सेहत भी अपनी इसलिए बेहतर रखते हैं, वो तल्लुकात भी इसलिए बनाते हैं, वो मोटिवेट भी करते हैं। अगर वो सज़ा देते हैं तो इसीलिए देते हैं, इनकरेजमेंट करते हैं। वो डॉक्टर सडल का एक वाक़या सुन ले, आपको पता चले कि पुलिस कैसे काम करती है। अल्लाह इनको तौफीक दे उमर शेख साहब को कि ये भी कर गुजरे। Let's hope for the best. वो इट वाज हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज ASP इन गुजरांवाला। ठीक है, इट वाज 40 years बैक, उससे भी ज़्यादा कुछ हो गए होंगे। तो एक वाक़े का पता चला कि एक नंबरदार के साहबजादे ने एक बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश की। अच्छा। तो खुदा का शुक्र वो बच निकले। एनी हाउ, तो उन्होंने आदमियों को लगाया तो उन्होंने केस गोलमोल कर दिया। अब वो एक और टाइप के आदमी हैं जो मर्ज हुए, वो ग्रेजुअली पता चला कि तो दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं। उन्होंने जनाब खुद उसकी तफ्तीश की वहाँ जाकर गाँव में, ठीक, और इस नतीजे पर पहुंचे कि ये कोशिश की गई है। खुद तफ्तीश की जाके यंग ऑफिसर ने, और ये मालूम हुआ कि ये कोशिश की गई, तौहीन करने की कोशिश की गई, एम्बैरस किया गया, उसको तकलीफ देने की कोशिश की गई। वो जब कहते हैं, जब मैं अदालत में पेश हुआ तो वो जज साहब का रवैया बड़ा सख्त था। मैंने कहा सर ये हकायक। जब वो हकायक पेश हुए तो साहबजादे को तो सज़ा हो गई, नंबरदार के साहबजादे को सज़ा हो गई। और नंबरदार आया आंखें आंसुओं से भरी हुई। अरबी में बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेशन है इसके लिए, बेजुफरत व तनाक, आँखों के प्याले आंसुओं से भरे हुए। जब आंसू छलकते नहीं हैं मगर आंखें भर जाती। उसने कहा हमने तो आपकी खिदमत भी की, हमने तो आपकी खिदमत भी की। ये मैं बिला वजह नहीं भाग के सुना रहा हूँ, इसके पीछे एक बड़े बड़े सबक हैं। खिदमत भी की, फिर भी आपने ये किया। उन्होंने कहा कौन सी खिदमत? उन्होंने कहा हमने तो हाजी साहब को पैसे दिए थे। हाजी साहब फ्रूट वेजिटेबल मंडी के सदर थे और हर अफसर के घर वो फल पहुंचाते थे और सब्जी पहुंचाते थे। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब जिस मिजाज के आदमी हैं, जो लोग उन्हें जानते हैं, उन्होंने कहा हाजी साहब को पकड़ लो और बंद करो। हाजी साहब पकड़े गए, हाजी साहब को पकड़ के बंद कर दिया हवालात में। उन्होंने कहा हाजी साहब कौन सी खिदमत? पता चला हाजी साहब का तरीका ये है कि कोई सीरियस मुकदमा हो तो 5, 10, 20 लाख रुपए ले लेते हैं। अगर तो वो आदमी छूट जाए तो वो रख लेते हैं, और अच्छा, अगर वो आदमी वो सजा हो जाए तो उसे वापस कर देते हैं कि आपका काम नहीं हो सका। देखिए, ये महंगाई का एक बड़ा दिलचस्प फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। अफसरों के घरों में फल जाते हैं, सब्जियां जाती हैं, बड़े स्टोरों वाले अफसरों के घरों में पुलिस वालों को, आपको हैरत होगी, यूटिलिटी स्टोर से फल दिए जाते हैं पुलिस अफसरों को इलाके। तो यानी हम हाजियों के गिर्दी घिरे में अच्छा, कई हाजी अंदर निकल रहे हैं। कोई माने देखे ना, ये CSD जो है, ये फौज का जो अदारा है जो सौदा सल बेचता है, जी जी, ये खसारे में क्यों नहीं जाता? जब खसारे में जाएगा, ये तो नहीं, फरिश्ते तो नहीं बैठते वहां। मेरा कजन ही फौज में जाता है ना, ठीक है। कर्नल रियाज ही फौज में गया था ना, मेरा कजन था, भी चंद हफ्ते पहले फौत हो गया। वन ऑफ द फाइनेस्ट सोल्जर्स, बहुत ही नफीस तरीन लोगों में से एक था, जनरल कैनी के बैचमेट थे। तो मेरा भाई जाता है ना फौज में, मगर उसको ये अंदेशा होता है अगर मैंने की गड़बड़ और अगर मैं पकड़ा गया है तो हमारे ही वो भाई, तो बचूंगा नहीं, आसानी से नहीं बचूंगा। बहुत कम बचते हैं, करते हैं गड़बड़, ऐसी बात नहीं है, मगर बचना मुश्किल है। फिर मुश्किल है। बात यह है कि अफसरों के घरों में
तो उसी तरह आज भी उसी तरह हत्ता के यूटिलिटी स्टोर से फिर वो फिर किसके खाते में डाला जाता है, फिर उसमें करप्शन होती है। आप मॉनिटरिंग का सिस्टम क्यों नहीं बना सकते? मॉनिटरिंग से याद आया, ब्रेक से वापस आके मॉनिटरिंग के ऊपर बात करनी है मैंने। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे मॉनिटरिंग के हवाले से बात करेंगे कि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कौन करेगा, कैसे करेगा, इसका ज़ाब्ता अखलाक क्या होगा। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। मॉनिटरिंग की बात आप कर रहे थे हारून साहब, मॉनिटरिंग कर लेना। मॉनिटरिंग का डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, पाबंदियां ज्यादा जरूरी हैं। जितनी भी सोशल मीडिया के ऊपर चीजें चल रही हैं, मैं तो हैरान हूं कि जब कभी मुल्क में महंगाई की बड़ी लहर आती थी और लूट मार शुरू होती थी तो वज़रात छापे मारते थे, सूबाई वज़रात छापे मारते थे, वजीर आला साहब भी कुछ न कुछ करते थे। एक नफ्सियाती दबाव, मैजिस्ट्रेट को साथ लेके जाते थे, मैजिस्ट्रेट को साथ लेके जाते हैं। जिस भाव कोई चीज़ चाहे, आप इस बार शहर में जाएं, ये दुनिया का अजीब मुल्क है जहाँ एक बाजार में एक कीमत है, दूसरे बाजार में दूसरी कीमत है, तीसरे बाजार में तीसरी कीमत होती है, साथ वाले दुकान में जितना दाव लगता है। ये जो नौ दौलती पैदा है इस माशरे में हो गया, देखिए ना पैसा जो है, आपको पता कि कितना ब्लैक मनी बढ़ रही है माशरे में। ब्लैक मनी कैसे बढ़ रही है? पहले याद, चाहे वो एक मूछों वाला FBI का अफसर हो या हिजाब जिसने पहना हुआ खातून ने, मैं बिला वजह नहीं कह रहा, मैं एक ऐसी खातून के बारे में मुझे मालूम हुआ, मैं हैरत ज़दा रह गया कि हिजाब भी पहना हुआ है और उसने कहा 30 लाख रुपए दे दो। ये 50 लाख रुपए हैं, 20 लाख रुपए सरकारी ख़जाने में दे दे, 30 लाख रुपए मुझे दे दे। ठीक है, पैसा जो है वो तो जा रहा है ब्लैक मनी में, नौ दौलतियों में इजाफा हो रहा है, बेगमात जेबरात से लदी फदी है, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ। एक तबका है ऐसा, उनके लिए चीज़ों की कीमतें क्या मानी रखती हैं जिनके पास ब्लैक मनी है। अच्छा, जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी उजेरन है। मैजिस्ट्रेट के घर में 20 से 30 हज़ार रुपये का सामान जाता है। ये आज से 40-50 साल पहले कुदरतुल्लाह साहब ने लिखा था कि डिप्टी कमिश्नर के लिए हर चीज़ या तो मुफ्त होती है या कम कीमत पे होती है। मछली वाला मछली दे देता है। जर्नलिस्टों में भी हैं ऐसे लोग, जर्नलिस्टों में भी ऐसे लोग। मैं नाम नहीं पूछूंगी, नाम में लोगे नहीं, नाम लेने क्या मसला उजागर करना मकसूद है किसी शख्स को। सबसे ज्यादा हिट अब जर्नलिस्ट हो रहे हैं हारून साहब। नहीं, जर्नलिज्म तो वैसे ज़ेर-ए-ताब है ना। वो बता रहे थे उनके अपने लोग, सरकारी पार्टी के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हमने बड़ी मिन्नत समाजत की वज़ीर आज़म की कि ये मीडिया को फतह नहीं किया जा सकता, इससे कुछ हासिल नहीं होता। भाई आप इनको हर वक्त दबाते ही रहते हैं और हर लिहाज से तंग ही रखते हैं और फिर ये तवक्को भी करते हैं कि आपकी हमायत भी करें, अपोजिशन की खबरें भी ना छापें और आपको हीरो प्रोजेक्ट करें। वो तो देखिए अलग मसला है। भाई जाएं, बाजारों में जाएं, पता करें। भाई जो ग्राम फरोशी इतनी हो रही है, कई जगह पे बहुत ज्यादा हो रही है, मनमानी हो रही है, और आड़ती जो लूट रहा है बीच में, जखीरा अंदोजी जो कर रहा है, जो स्मगलिंग कर रहा है, ये हम चीख चीख के इस प्रोग्राम में कहते रहे कि 50,000 रुपए लेके एक ट्रक जो है वो खैराबाद के पुल से गुजार दिया जाता है। कबायली इलाके से सरगोदा की तरफ से, डेरा इस्माइल खान की तरफ से होते हुए, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान की तरफ से होते हुए ये इधर से भी अफगानिस्तान में सामान चला जाता है। और बॉर्डर ऐसा है कि आप उस बॉर्डर की कितनी हिफाजत कर सकते हैं। बाढ़ तो लगा रहे हैं जो अल्टीमेटली जिसको फायदा होगा पाकिस्तानी इंडस्ट्री को भी, ट्रेड को भी। तो मॉनिटरिंग करनी चाहिए। तो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग पे आए हारून साहब, अब एप्लीकेशंस बंद कर रहे हैं, टिकटॉक में हमारे बाद दोस्त बड़े दुखी हैं, बड़े आजुर्दा हैं, रोने वाले हो रहे हैं, और उसमें दलील वैसे बड़ी दिलचस्प दी जा रही है। आप यूज करते हैं टिकटॉक? नहीं, मेरे पास कहाँ वक्त, मैं कभी जिंदगी में फिल्म नहीं देखता ना टिकटॉक देखता हूँ। मैं तो सिर्फ देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड क्या है और उस पे ट्वीट्स में ट्रेंड क्या है, लोग किन चीजों पे जोर दे रहे हैं। ठीक है, वो ये तो चंद मिनट मुझे देखना पड़ता है। मैंने ना कभी फिल्म देखी है ना मेरे पास टीवी देखने का बहुत वक्त होता है। मैं ज़रूरी प्रोग्राम देखता हूँ और अखबार में बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें पढ़ता हूँ
मुझे किताबें पढ़नी होती है, मुझे कोई और बतेरे काम है दुनिया में मेरे में। आपका मतलब है लेकिन ये टिकटॉक बहुत लोग देखते हैं, लोगों को उससे दिलचस्पी है। अब उसमें बड़ी दिलचस्प एक तोजी की जा रही है कि जी अमेरिका ने बंद कर दिया, चीनी प्रोग्राम है, इंडिया ने बंद कर दिया और हम उनके सब में जाके खड़े हो गए। देखिए मेरा तो अव्वल रोज से ये नुक्ता नजर है, मेरा ख्याल है इतनी उजलत में ये फैसला नहीं हारून साहब, मैंने कुछ उसके ऊपर चीजें देखी हैं। खैर आप कीजिएगा बात, गुजारे ये है, मेरा तो सोशल मीडिया के बारे में पहले दिन से एक नुक्ता नजर है, क्या, जो कि मेरी फिलॉसफी ऑफ लाइफ है मुकम्मल आज़ादी, मुकम्मल डिसिप्लिन। आप अपना शनाख्ती का दोनों साथ में मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए इंसानों को कानून के दायरे में, ठीक है, और मुकम्मल डिसिप्लिन होना चाहिए। आप अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखें, ठीक है, एक लॉ होना चाहिए कि अगर कोई गलत लिखेगा तो वो सजा पाएगा, और ये प्रोसेस शुरू कर दें इजाजत का, और जो चाहें लिखें, फिर आप उसके जिम्मेदार हैं। ये अजीब गरीब बात है। और पॉलिटिकल पार्टीज इसकी जिम्मेदार है, मुल्क की 2 बड़ी 3 पॉलिटिकल पार्टीज इसकी जिम्मेदार हैं कि भाई उन्होंने आदमी रखे हुए हैं, वो गंदी गालियां बकते हैं। कितनी अजीब बात है। और हर आदमी को कहते हैं लफाफा ये हमारे जर्नलिस्ट हैं, इनसे हम डिसएग्री करते हैं, और बात के साथ इंतहाई सख्ती से डिसएग्री करते हैं। मगर हम जानते हैं भाई ये हराम खाने वाला आदमी नहीं है, ये हाथ फैलाने वाला, कशकोल फैलाने वाला आदमी नहीं, ये तो उल्टा ईगोइस्ट है, ये तो हुक्मरानों से लड़ने के बहाने ढूंढता है, ये तो हुकूमतों को नाराज करके शाद होता है, जो एक मिडिल क्लास की नफ्सियात होती है। और अखबारों का काम है, और है भी क्या। ये ठीक है, मुबालगा नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, हिजान नहीं पैदा करना चाहिए, रोज रोज हुकूमतों के बदलने से कुछ नहीं होता। ये भी जिम्मेदार है भाई, इसका कोई निज़ाम होना चाहिए, गंदगी रोक दी जाए, हाँ गंदगी रोक दी जाए, कवानीन होने चाहिए। और बाकी ये लोगों की एक तफरी है। अब मुसलमानों का अलमिया तो ये है कि खुद तो टेक्नोलॉजी में करना ही कुछ नहीं ना, खुद तो ये फतवा एक बड़े आलम दीन ने दे दिया, लाउड स्पीकर भी जायज़ नहीं है। और तुर्की में लोगों ने कह दिया प्रिंटिंग प्रेस की कोई ज़रूरत है, कुरान मजीद हाथ से लिखा जाना चाहिए। वह क्यों नहीं प्रिंटिंग प्रेस में छपना चाहिए, इसकी दलील क्या है। जैसे जैसे उसका असर बढ़ता गया है, ये 2 इंतहाई तबके पैदा हो गए हैं। एक तरफ फवाद चौधरी हैं जो कहते हैं जी कि अपना उनको तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उनको वो कहते हैं जी ये आपको फांसी नजर आती है। भाई फांसी है, वो तो है। कच्चे दिमागों को अगर आप ये सारी गलाजत उनके सामने आएगी, इसका बुरा असर होगा। और जब बेहयाई पैदा हो जाती है तो अल्लाह के रसूल का कौल यह है कि बेहया अपनी मर्जी करे, उसका शुमार इंसानों में नहीं होता। एक जगह फरमाया कि गधे की तरह वो पड़ा रहता है सारी रात, उसे कभी ना खुदा याद आता है, ना वैल्यूज याद होती है, ना अखलाकी अक़दार। ज़ाहिर फवाद साहब ये तो नहीं चाहेंगे कि अखलाकी अक़दार का ख़त्म ही हो जाए, मुल्क जो है वो जंगल से भी बदतर हो जाए। बात यह है कोई मॉनिटरिंग का निज़ाम, उन्हें आज़ादी होनी चाहिए। देखिए ये बहुत से लोगों की तफरी है, वो बहुत से लोग तो फिल्मों में नहीं जा सकते, टीवी में नहीं जा सकते, लोग कुछ लोग इससे अर्न भी करते हैं, ठीक है, अगर वो जायज़ तरीके से अर्न कर रहे हो। लेकिन अगर इससे गलाजत और बेहूदगी, ये जो लाहौर के अलहमरा में जो ड्रामे होते हैं और कई जगह पे, इसके ऊपर तो नहीं कोई आता। इससे ज्यादा गलीज तरीन चीज तारीख इंसानी में शायद ही कभी हुई होगी, और किसी ने कभी इसका नोटिस नहीं लिया। ना मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहता था 2 काम कर दे, मैं आपको लीडर मानता हूं, शहर की ट्रैफिक ठीक कर दें और ये गंदे ड्रामे बंद कर दें। वो चले गए, ये दोनों मसले वहीं के वहीं, ये आ गए, ये वहीं के वहीं हैं। उससे पहले चौधरी परवेज इलाही थे, ये मसले वैसे के वैसे ही थे। और भाई खुदा के बंदो, देखो गुजारिश ये है, आज़ादी के में तो इख्तलाफ हो सकता है, ये हुदूद हैं, ये हिजाब की हुदूद हैं, ये मर्द व ज़न के इख्तलाफ की हुदूद हैं, ये मजहबी तकाज़े हैं, ये अखलाकी तकाज़े हैं। मगर माँ बहन और बेटी के रिश्ते की तहकीर और तजलील, इसकी इजाज़त कौन दे सकता है। माँ का मजाक उड़ाया जाता है, ये जो ड्रामे दिखाए जाते हैं अलहमरा में, शाया नहीं आती इन लोगों को, माँ का मजाक उड़ाते हैं, बहन का मजाक उड़ाते हैं, बेटी का मजाक उड़ाते हैं, बीवी का मजाक उड़ाते हैं। तो बाकी क्या, अगर किसी चीज़ का कोई तकद्दुस ही नहीं है, ठीक है, मैं नहीं कहता फवाद चौधरी ये चाहते हैं, लेकिन दूसरी इंतहा भी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए लोगों को अखलाक में किस तरह लाते हैं, अखलाक की तरबियत किस तरह होती है।
मैं आखिरी वाक़या आपको सुनाता हूँ, मेरा ख्याल प्रोग्राम फिर आखिरी मेरे पास 2 मिनट होंगे, आपसे एक बड़ी खबर है वो भी लेनी है आपको सुनाता हूँ और बात उस पर ख़त्म हो जानी चाहिए। अखलाक की तरबियत होती क्या है? अखलाक दिल से जन्म लेता है, इल्म से जन्म लेता है, इदराक और एहसास से जन्म लेता है। इदराक डंडे से जन्म, मौलवी के डंडे से नहीं जन्म लेता, ना हाकम के डंडे से अखलाक जन्म लेता है। जनाब रसालत बाप तशरीफ़ फरमात है मस्जिद नबी में और कुछ तनावल फरमा रहे थे, गालबन खजूरें होंगी, ज़ाहिर है खाना तो क्या मस्जिद के शहर में खाते होंगे, अंदाज़ा है रसूलुल्लाह का मामला है, उसमें क्या सराई से बचना ही चाहिए। एक औरत वहाँ से गुजरी जिसकी कोई अच्छी शहरत नहीं थी। उसने दरवाजे पे खड़े होकर कहा, कैसा नबी है, खुद खाता है और दूसरों को नहीं देता। कोई अंदाज़ा कर सकता है कि आपने क्या किया? आपने उसको उस खाने में जो चीज़ भी वो खा रहे थे उसमें शरीक होने की दावत दी। उस औरत को, उस खातून को, ये जो डंडे लगे हुए फिरते हैं ना हर वक्त, है जी, इन्हें कभी समझ नहीं आ सकती इस्लाम क्या, इस्लाम की रूह क्या। अल्लाह के रसूल ने कहा खैर खाई इस्लाम की रूह है। कहा जाता है कि उसके बाद मदीना मुनव्वरा में ऐसी कोई दूसरी बाहया औरत नहीं थी, उसका दिल ही बदल गया, सुभान अल्लाह, उसकी रूह ही तब्दील हो गई। ये सिखाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है, ये मकालमा होता है। ये तानाजनी से एक दूसरे का तमस्खुर उड़ाने से माशरा अखलाकी तौर पर बेहतर नहीं होगा। तो इस्लाम के यही सबसे बड़े पैरोकार अलमदार बन रहे होते हैं हारून साहब। आखिरी आपके बाजी जो मदारस की हालत है वो सबको मालूम है। अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा था मदारस के ज़रिए इस्लाम आया था इस मुल्क में और मदारस के ज़रिए रुखसत हो रहा है। बहुत शुक्रिया। ना उलमा में अखलाक है, ना दानश्वरों में अखलाक है, ना मीडिया में है, ना हुकूमत में है, ना पोजीशन में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।